Class 7th, chapter number 3, The Sultans of Delhi. So, continuity of the chapter, we'll discuss the next topic is causes of the downfall of Delhi Sultanate. So, these Afghan sultans, they ruled Delhi for more than 3 centuries. So, there were the reason of the causes, reasons of the downfall of Delhi Sultanate. The very first one was uh, the sultans of Delhi had conquered India by sword and they ruled the country by sword. They did not try to win the confidence of their subjects. They were despotic by nature. ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं तानाशाह तो बोल नहीं सकते हैं, साथ में अपने आप को बहुत इस तरीके का शो किया। उन्होंने लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके रूल नहीं किया है। Most of the sultans were ill tolerant towards Hindus. The Hindus were ill treated by them. They were forced to convert to Islam and pay jizya. अब इंडिया वॉज अ हिंदू कंट्री, ठीक है। उस टाइम पे मुस्लिम्स का यहाँ पे आना, आके यहाँ के लोगों के ऊपर ही ऑटोक्रेसिस करना, उसके बाद अ, ये बोल देना कि मतलब मतलब उनको झेलना नहीं, ठीक है ना, उनको बिल्कुल लो कर देना। उसके बाद उनको रहने के लिए टैक्स, रिलीजन टैक्स दे हैव टू पे, दैट वाज कॉल्ड जजिया। दे वर फोर्स्ड टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम आल्सो. So most of the sultans were weak and pleasure-loving rulers. Their nobles often revolted against them. They lacked loyalty of sultans. Most of the sultans depended on the army of their nobles or vassals, and some of the sultans maintained a huge army, but it was ill-organized and ill-disciplined. कई सुल्तान ऐसे थे जो फन लविंग थे, ठीक है। नोबल्स उनके खिलाफ रिवोल्ट भी करा, पर लॉयल्टी जो थी वो नहीं मिली उनको सुल्तान्स की। उसी के साथ साथ उनकी खुद की आर्मी नहीं थी, ठीक है। उनको डिपेंड करना पड़ता था नोबल्स की आर्मी के लिए, नोबल्स की आर्मी के ऊपर। जिनकी खुद की आर्मी थी, ऑल्दो जिन्होंने मेंटेन करी थी, इट वाज नॉट इट वाज इल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे से ऑर्गेनाइज भी नहीं थी और डिसिप्लिन नहीं था उसके अंदर बिल्कुल भी। बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है। बट कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम था वो बिल्कुल लैक कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो रूल करना एक बहुत बड़ा एक कांस्टेंट हो चुका था इतने बड़े एम्पायर को, ठीक है। उसके बाद है फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम जो था वो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं अच्छी तरीके से प्रूव नहीं हुआ, मतलब सेटअप नहीं हो पाया उसका, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो नोबल्स थे वो इससे पावरफुल हो गए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इससे वीक हो गई, ठीक है ना। देयर वॉज नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, देयर वर फ्रीक्वेंट वॉर्स एंड इंट्रीग्यूज फॉर द थ्रोन। प्रॉपर लॉ नहीं था सक्सेशन के लिए, तो सक्सेशन के लिए मतलब अगर बाई चांस किंग मर गया है तो उसके आगे किंग बनने के लिए आपस में लड़ाइयाँ होती थी। सो द इन्वेजन ऑफ मंगोल्स ऑल्सो वीकेंड द एम्पायर. Timur struck a fatal blow to the Tughlaqs and Babur put an end to the Delhi Sultanate. Development of political institutions during the Sultanate period. The Delhi Sultanate was theocracy. Islam was a state of religion and state religion था. All the resources of state were meant for the protection and spread of Islam. सिर्फ इस्लाम के लिए ही सारा कुछ रखा हुआ था उन्होंने। मीन्स रिसोर्सेज जो भी थे प्रोटेक्शन के लिए, उसी चीज़ के लिए प्रोटेक्शन के लिए थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ the Sultan was the head of the Delhi Sultanate. He was the sovereign head and commander of the army. He was recognized as a supreme interpreter of the law. The ulema used to interpret the Quran in favor of the authority of the Sultan. In fact, the ulema was a political force that no Sultan could dare to ignore. The nobles to put a very effective check on the power of Sultan. Sometimes the nobles became more powerful than the Sultan, ठीक है। तो सुल्तान वॉज असिस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, साथ में वजीज होते थे, द अरीज़ा मामालिक, द दीवानाए रसालत एंड दीवानाए क्योज़ा एंड द सदर उसदुर. The wazir was, or the chief minister, stood midway between the state and the subjects. Some of the wazirs were more powerful than the sultan himself, ठीक है।
बिकॉज ये जो थे ज़्यादा पावरफुल थे एज़ कम्पेयर टू सुल्तान. एंड बिलो द मिनिस्टर देयर वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स. मिनिस्टर्स के नीचे ऑफिसर्स होते थे इंपॉर्टेंट उनके, जैसे कि वकील दर और चीफ डिग्नेटरी ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड एंड द सराय जंदार हु कमांडेड द किंग्स बॉडी गार्ड्स. ठीक है. The provincial government reflected the same setup at the center. The heads of the provinces were known as Wali and Mufti. Pargana was headed by an Amil. Strategies of military control. Sultan's army included various tribes and races. बहुत सारे एक पर्टिकुलर उसमें नहीं था, वेरियस ट्राइब्स और रेसेस थे उसमें. उसमें तर्क्स थे, ताजिक्स थे, पर्शियन थे, मंगोल्स थे, अरब्स थे, अफगान्स थे, इंडियंस and Indian Muslims were also there in it. And the army consisted of cavalry, infantry and infantry. The cavalry formed the backbone of the military establishments, and the foot soldiers, mostly the Hindus and slaves. Foot soldiers जो थे ज़्यादातर हिंदू slaves जो होते थे वो हुआ करते थे. And they were called payakas, and the arkers were called dhanuks. The Sultan attached great importance to elephants, and there were no modern artillery at that time. Sultan was the commander-in-chief of his forces. He paid personal attention to the organization and upkeep. The central government had, however, little control over the contingents of the provincial governors. Strategic places, forts, or on the frontier were garrisoned with seasonal troops. The military officers were paid by land grants, while the individual troops were paid in cash. Court, nobility, and land control. The royal court was generally a part of the royal palace. The court used to be a big hall, well decorated and furnished. Sultan Balban had introduced the custom of sijda and payabos. Nobility. The Sultan ruled with the help of nobles. Iltutmish set up Chalisa, a team of 40 influential Turkish nobles. जो हमने पहले ही पढ़ा था चालीसा थे, उनके 40 members थे nobles के, Turkish nobles थे वो. एंड ज़्यादातर जो nobles थे वो अफगान या टर्किश होते थे, जो कि इंडिया के अंदर सेटल हो चुके थे. एंड सेंट्रल मिनिस्टर जो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री कमांडर्स केम फ्रॉम द नोबिलिटी क्लास से ही ये सारे जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उनको चुना जाता था. द सुल्तान्स gave them jagir instead of salary and cash. Land control. Land revenue was the main source of income of Sultan. Land was divided into the Khalisa territory, Iktas, principalities of the Hindus chief, and the land given to Muslim saints and scholars. Iktas. Provinces were further divided into Shikhs and Shikhs into Pargana. A Pargana had several villages. Each Sikh was headed by an Amir, revenue collector, जो revenue collect करता था, and the village headman was known as Muqaddam. In the Ikta, assessments and a collection of revenue was in the hands of Mukti. The Sultan appointed an officer, Khawaja, in each Ikta to keep an eye on the revenue collection and exercise some check on the Mukti. सो हर एक के ऊपर कुछ कोई ना कोई बैठा हुआ है चेक करने के लिए. सो द हिंदू राजाज owing allegiance and to the sultan were required to pay tribute. Similarly, zamindars had to pay a fixed revenue to the government. So resources mobilization, the sultan took several measures to increase their revenue sources. The chief source of their revenue included जो जो टैक्सेस वगैरह जो पे करते थे वही थे. ठीक है. उशर, खारज, खाम्स, ज़कत एंड जाजिया, दीज आर द टाइप ऑफ टैक्सेस. उशर जो था वो लैंड टैक्स था. एंड खारिज जो था इट वाज आल्सो लैंड टैक्स, पर वो नॉन मुस्लिम्स जो द्वारा पे किया जाता था. ज़कत जो इट वाज अ रिलीजियस टैक्स जो कि मुस्लिम्स के ऊपर था. और जजिया जो था इट वाज अ टैक्स विच वाज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स. अदर सोर्सेज ऑफ इनकम वर import of merchandise and horses, besides house tax, grazing tax, water tax, and many other minor taxes. Presents and gifts to Sultan by people, officers, nobles, and subordinate rulers comprised the other sources of income.